नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करेंगे आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों की पशु परिचारक भर्ती को लेकर इसी कड़ी में एक कक्षा और राजस्थान जीके की आप लोगों के बीच 10 15 20 25 क्वेश्चन आपको करवाता हूं, लेकिन ये मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे सेशन की, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार क्लासें करते कई दिन हो गए, लेकिन आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को शेयर करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोगों के शेयर करने से ही सब व्यूज एंड सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जिससे कि मेरा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए निरंतर कक्षाएं मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए मैं लगातार सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आज भी कोशिश करेंगे आप लोगों को सरल और साधारण भाषा में अच्छे से पढ़ाने की, अच्छे से समझाने की। आइए दोस्तों, शुरुआत कर देंगे आज की सेशन। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टारगेट हमारा है पशु परिचारक भर्ती में लगना। हमारा सिलेक्शन पशुधन सहायक के रूप में हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे कि सफलता कैसे मिलेगी हमें। सबसे पहले आप लोगों को बड़ी सोच रखनी है, ज्यादा सोचना है, लंबा सोचना है, दूर तक का कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है। फाइनली दिमाग में पहली बात तो ये होनी चाहिए कि मेरे को नौकरी लगना है। उसके बाद बात करेंगे कड़ी मेहनत। अब नौकरी लगना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं एक बार सोच लिया कि भाई लगेंगे नौकरी, लगेंगे नौकरी, मेहनत करी नहीं तो काफी आएगी नौकरी फिर। इसलिए पहले कड़ी मेहनत करें, साथ ही इरादा मजबूत। एक बार असफलता मिल सकती है, लेकिन बार बार असफलता नहीं मिलेगी। निरंतर प्रयास करें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी चींटी वाली, कि चींटी थोड़ा सा पहाड़ चढ़ती है, फिर थक जाती है तो वापस नीचे आ जाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है। तो दोस्तों वो एक लेकिन लगातार मेहनत करती है, कोशिश करती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, एक आखिर में मंजिल मिल जाती है। दोस्तों, तो आप लोग भी लगातार मेहनत करेंगे, पक्के इरादे के साथ कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता आप लोगों को अवश्य मिलेगी। कई लोग कमेंट्स करते हैं, सर आप फटाफट बोल देते हो, बहुत तेज बोल देते हो, समझ में कम आता है। लेकिन मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन साथियों मेरा शेड्यूल ही ऐसा सेट हो रखा है कि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करूँ। फटाफट अपना काम जो है आप लोगों को दोस्त देना है, वो फटाफट अपना मैटर दिया और अपना काम शुरू किया। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। चर्चा करेंगे सवाल नंबर 1। आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का गुलाबी शहर कौन सा है। सबके दिमाग में एक बात आई, ये सवाल ये तो आता है मुझे, ये तो तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा क्या है इसका आंसर। लेकिन साथ ही तो सवाल इसी में से उठेंगे। अब इसको क्लियर करते हैं। राजस्थान का गुलाबी शहर, राजस्थान का गुलाबी शहर की मैं बात करूं तो इसका आंसर सिंपल सा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। अब सवाल यहां से शुरू होंगे, गुलाबी शहर क्यों कहा जाने लगा, जयपुर का नाम जयपुर ही क्यों पड़ा, पिंक सिटी क्यों कहने लगे, या भारत का पेरिस इसको क्यों कहने लगे। सवाल यहां से बनता है जयपुर से। तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जयपुर की स्थापना होती है साथियों, जयपुर की स्थापना होती है 17 नवंबर, और 17 नवंबर 1727। 1727 में जयपुर का गठन, जयपुर बसाया जाता है किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर बसाया जाता है, और जयसिंह के द्वारा बसाए जाने के कारण ही इसका नाम पड़ा जयपुर। क्या नाम पड़ा, जयपुर। सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया शहर जयपुर, खुद के नाम पर ही नाम रखा जयपुर। अभी बात करेंगे, ये तो मैंने बताया कि 17 नवंबर 1727। उसके बाद सवाई जयसिंह के बाद तीसरी पीढ़ी आती है, जिसमें शासक बनते हैं राम सिंह। कौन बनते हैं, राम सिंह। और मैं बात कर रहा हूं 1853 की। 1853 की बात करेंगे, जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज जब अल्बर्ट, जिसका नाम था अल्बर्ट, वो आए थे जयपुर घूमने। जैसे ही राम सिंह को पता लगा तो उन्होंने पूरे जयपुर को गुलाबी शहर से रंगवा दिया, गुलाबी रंग से रंगवा दिया पूरे जयपुर को, जयपुर शहर को गुलाबी कर दिया। जब वो आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स का युवराज अल्बर्ट, तो उसने जयपुर को कह दिया पिंक सिटी। क्या कह दिया, पिंक सिटी। इसके नाम से क्या पड़ा, जयपुर इसका नाम पड़ा। तो ध्यान रखें, ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट जब राजस्थान जयपुर आ रहे थे, तो राम सिंह द्वितीय ने सन 1853 में पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तो अल्बर्ट ने इसको कहा था पिंक सिटी। अब ये तो हो गया कि भाई अल्बर्ट के आने पर, या मैंने आपको बताया कि वेल्स का राजकुमार आया था, इस वजह से इसको नाम रंगवाया और गुलाबी शहर हो गया। लेकिन एक सवाल यहीं से और पुट हो जाता है साथियों, कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। एक सवाल यहां से और बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं
कि भारत का पेरिस जिस शहर को कहा जाता है उस शहर का नाम है साथियों क्या, उस शहर का नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। अब आप लोगों को क्या नाम है, फिर दिक्कत पड़ेगी जयपुर को भारत का पेरिस क्यों कहा जाने लगा। तो मैं बताता हूँ आपको, जयपुर को भारत का पेरिस इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि जयपुर शहर के अंदर पेरिस जैसी बड़ी बड़ी पुरानी स्थापत्य कलाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंग थी। इस वजह से ही जयपुर को भारत का पेरिस कहा गया दोस्तों। तो ये सवाल आपके दो सवाल मैंने किया, मतलब एक सवाल क्लियर कर दिया, लेकिन एक सवाल में ही आपके कई सवाल मैंने आपको बता दिए। तो भारत का पेरिस, क्योंकि भारत के जयपुर शहर में पेरिस जैसी बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिली, इस वजह से भारत को, जयपुर को भारत का पेरिस कहा गया। आशा है समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों सवाल नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। जो मैं बोलूंगा, अपने पास अभी पैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपन डिजिटल पैनल के माध्यम से आप लोगों तक सारी खबरें देंगे, लेकिन आप लोगों को उसमें सहयोग करना पड़ेगा। वीडियो सहयोग इतना है कि वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, कपिल मुनि का मेला कब व कहाँ भरता है? सवाल आया, कपिल मुनि का मेला कब व कहाँ भरता है? तो देखें दोस्तों, कपिल मुनि का जो मेला है ये मैं आपको बता दूं, ये पहले तो भरता है साथियों, कब भरता है तो आपको मैं बता दूं, कार्तिक माह, हिंदी माह में एक महीना आता है कार्तिक माह, जिसमें आती है पूर्णिमा। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, थोड़ा इसको समझ लो, फिर मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने के अंतिम दिन ये मेला भरता है। और कहाँ भरता है? तो कोलायत। कोलायत, हमारा जो कोलायत जगह है ये पड़ती है बीकानेर में। कोलायत झील आपने पढ़ी होगी, खारे पानी की झील कोलायत तो बीकानेर में है। तो कोलायत बीकानेर में भरता है। अब देखो बात करेंगे कि अब आप आज के टाइम में, मैं बता दूं आप लोगों को, आपने जनवरी फरवरी पढ़ा होगा लेकिन आपने चैत्र वैशाख नहीं पढ़ा होगा। तो हिंदी महीनों की हम बात करें तो हिंदी महीने भी 12 ही होते हैं। और अभी आपको हाल फिलहाल नव नव चैत्र माह का जो ये नवरात्रि पक्ष आता है, एकम नवरात्रा को नया साल होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई लोगों को दिमाग में एक और गलतफहमी बैठी हुई है कि चैत्र माह के स्टार्टिंग में नया साल शुरू हो जाता है चैत्र महीने में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चैत्र महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष गुजर जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की एकम को होता है नव वर्ष। तो अभी आपको पता है विक्रमी संवत 2081, विक्रमी संवत 2081 स्टार्ट हो गई है। कब से? चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि आज नवरात्र का चौथा दिन है, आप सब लोगों को पता होगा। और आज से 4 दिन पहले नई साल शुरू हुई थी। कई लोग मान जाते हैं कि चैत्र माह में स्टार्ट होते ही नई साल, लेकिन ऐसा नहीं है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को छोड़कर जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो उस एकम को क्या होती है? नव वर्ष। अभी विक्रमी संवत की बात करें तो 2081 चल रही है। सठ संवत की अपन बात करेंगे, जो अपन ईस्वी सन जो अपन पढ़ते हैं, तो वो 2024 चल रही है दोस्तों। अब बात करेंगे कि आप लोगों को क्या हिंदी के 12 महीने याद हैं? तो किस किस को याद है? मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होंगे पूरे 12 महीने। तो वो दोस्तों आप जरूर याद करें, क्योंकि एग्जामों में त्योहारों से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि रक्षाबंधन किस त्योहार को मनाई जाती है। अब लोगों को ये तो पता है श्रावण में आती है, थोड़ा अंदाजा तो ले लेते हैं कि श्रावण अगस्त में जुलाई अगस्त में आती है, लेकिन श्रावण का महीना उस टाइम होता है, लेकिन क्या तिथि है नहीं पता होगा आप लोगों। ऐसे पूछ ले, दिवाली किस त्योहार को, दिवाली किस तिथि को आती है, होली किस तिथि को आती है, करवा चौथ किस तिथि को आती है, देव शैली ग्यारस कब होती है, देव उठनी ग्यारस कब है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपको पहले तो सबसे पहले हिंदी के 12 महीने याद होने चाहिए। आजकल तो ये बड़े जो वर्चस्व जो त्योहार है होली दिवाली, ये नहीं पूछता, सीधा पूछता है महावीर जयंती कब आती है, गोविंद गुरु जयंती कब आती है, और वो तिथि पे हनुमान जयंती कब आती है। ऐसे सवाल आते हैं जिनका हम त्योहार भी नहीं मनाते, अपने को पता ही नहीं है, और वो पूछ लेता है। इसलिए आपको कंप्लीट पहले 12 महीने हिंदी के याद होने चाहिए, उसके बाद आप लोगों को क्या नाम है त्योहार या दिवस वगैरह जो है सारे याद आप लोगों को करने हैं। सवाल आता है नेक्स्ट, लांगुरिया। लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत सुना होगा लांगुरिया के बारे में, लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। लेकिन लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ आ जाए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक लोकगीत, एक लोक नृत्य, हनुमान जी का नाम, या अदर, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप लगा दोगे एक लोकगीत। जब सवाल बढ़ेगा लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ है तो आपको लोकगीत नहीं लगाना है,
शाब्दिक अर्थ पूछा है तो ध्यान रखें हनुमान जी का एक रूप है ये, हनुमान जी का एक नाम है, हनुमान जी का एक ना हनुमान जी का एक नाम है लांगुरिया। वैसे हनुमान जी, मैं बता दूं आपको, करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेला भरता है शीतला माता का, वहां पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया एक लोकगीत भी है, लेकिन लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ कहीं पूछेगा तो वो आपको बताना है हनुमान जी का एक नाम है लांगुरिया। अब नेक्स्ट आते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस देश से भारत आए थे? एक बात तो है, आप लोगों को पता होगा, बात कर रहे हैं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की मैं बात करूं, तुरंत आपके दिमाग से आवाज आएगी अजमेर। लेकिन क्या आप लोगों को पता है क्या ये भारतीय थे? नहीं दोस्तों, ये किसी अन्य देश से भारत में एंट्री करके आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने तपस्या जो अपना काम था किया, और इनकी दरगाह भी यहीं बनाई गई अजमेर शहर में। अब मैं आपको बता दूं कि सवाल जो पूछता है, अब ये नहीं पूछता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। अब जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस देश से भारत आए थे। तो साथियों, आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए थे तो साथियों ये आए थे ईरान से। कहां से? ईरान से ये भारत आए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब है, अब आता है नेक्स्ट सवाल, याद रखना, ईरान, ईरान, इराक नहीं, ईरान। बांकड़ी किसका प्रकार है? और बांकड़ी तो खूब सुना होगा, बांकड़ी आपने खूब सुना होगा बांकड़ी, लेकिन ये बांकड़ी है, न की मात्रा इस पर लगी हुई है बांकड़ी। अब समस्या पड़ेगी आप लोगों को कि बांकड़ी तो देखिए सर बाजरा की जब लावणी हम खेतों में करते हैं तो बांकड़ी, लेकिन ये वो वाली बांकड़ी नहीं है, ये बांकड़ी है। और बांकड़ी किसका प्रकार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेंशन ना ले, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को। आपने सुना होगा लंपा, लंपी, सुना होगा लंपा लंपे किसका प्रकार है? बिल्कुल सर सुना है, गोटे का प्रकार है। किसका? गोटे का। जो महिला के जो वस्त्र होते हैं लुगड़ियां उन पे लगाया जाता है, तो बांकड़ी भी गोटे का प्रकार है और लंपा और लंपी भी किसका प्रकार है? गोटे का। साथियों समझ गए क्या? चलूं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। जितने सवाल आपको दिख रहे हैं सारे एग्जाम में रिपीट होने वाले सवाल है, 5 बार रिपीट हो चुके हैं और 10-10 बार भी होंगे साथियों ये सवाल। चलते हैं नेक्स्ट, मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? तो लोक नृत्य देखो, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग नृत्य है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं मेवात क्षेत्र का जो लोक नृत्य है रणबाजा या रणवत, ये आप लोग ऐसे याद करें। क्षेत्र वाइज शेखावाटी की बात करूं तो कच्ची घोड़ी आपको शेखावाटी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपन बात करेंगे अलग अलग क्षेत्र की, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक नृत्य हैं। तो मावलिया किस जनजाति? जनजाति आपको पता है कि बहुत सी मीणा जनजाति अपन ने पढ़ी है, सहरिया अपन ने पढ़ी है, उसके अलावा गरासिया अपन ने पढ़ी है, सासी जनजाति अपन ने पढ़ी है। तो मावली जनजाति जो है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी। कथोड़ी किस क्षेत्र में निवास करती है गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं कथोड़ी जनजाति उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मावलिया जो नृत्य है, मावलिया जो लोक नृत्य है, ये कथोड़ी जाति से संबंधित है। चार बेत कहाँ का लोक नृत्य है? अब कई लोगों को ये नहीं पता चार बेत लोक नृत्य है, एक लोकगीत है, एक लोक नृत्य है, लेकिन मैं बता दूं कि चार बेत एक लोक नाट्य है, एक नाटक की कला है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई? तो चार बेत आपको बता दूं, सुना होगा आपने, मारा बाजत है डमरू नौबत, तो आपने सुना जरूर होगा चार बेत लोक नाट्य में। तो ये जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है चार बेत लोक नाट्य, ये अपना टोंक जिले में है। कौन से जिले में? टोंक जिले में है, ये आपको याद रखना है। चार बेत कहीं दिख जाए तो चार बेत का मतलब है टोंक क्षेत्र। कौन सा? टोंक क्षेत्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम सवाल की ओर। थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहने वाला सवाल है, बातारी फुलवारी काव्य संग्रह में कितने ग्रंथ हैं? बातारी फुलवारी आपने काव्य जो संग्रह है ये आपने देखा होगा। और ये काव्य संग्रह में कितने काव्य संग्रह में कितने खंड है? क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, कितने खंड है? तो खंड मैं आपको बता दूं, एग्जाम में रिपीट हुआ वो सवाल है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कालीबंगा 5 स्तरों पर बनी है, इसी प्रकार ये भी 15 खंडों में या 20 खंडों में बताता हूँ आपको। बातारी फुलवारी काव्य संग्रह जो है, सबसे पहले तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो लेखक आपको खूब पढ़ा होगा आपने, विजयदान देथा, नाम खूब सुना होगा। विजयदान देथा जी द्वारा लिखित बातारी फुलवारी जो काव्य संग्रह है, इसके अंदर मैं बता दूं आपको टोटल जो खंडों की संख्या है 13। कितने? 13 खंडों की संख्या है, तो याद कर लें, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब दोस्तों ये सवाल मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, कुछ और सवाल अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं डेली एक नहीं 2 वीडियो डालना शुरू करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि गुरुजी मुझे एक दिन में 2 वीडियो कम से कम आपको चाहिए, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ, अन्य एक नए क्लास के साथ, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ आप लोगों से फिर मिलने वाला हूं। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।